नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ के भाइयों को नमस्कार। और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उन गेस्ट को शायद परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पूरे देश ने देखा है, उनको पूरा देश जानता है। जब उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी रोटी और दाल को लेकर, तो देखिए सारी लड़ाई जिंदगी में रोटी और दाल की ही है। और आप उसी तरह की एक और लड़ाई, ओल्ड पेंशन की लड़ाई, अब आप कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो आज हम इनसे समझेंगे। ये बातें तो सब जानते हैं कि सीएपीएफ की नौकरी बड़ी टफ होती है, नौकरी बहुत कठिन, ये सब जानते हैं। लेकिन इन हालात में एक सीएपीएफ का जवान इतना लाचार क्यों महसूस करता है, उसका संगठन कोई क्यों नहीं है, या संगठन है तो वो उसके लिए क्या करता है, ये हम जानते। चूंकि तेज बहादुर जी अब सेवा में नहीं है, तो अब मुझे लगता है वो खुलकर बात करते भी नहीं, तो इस पर करेंगे, तो हम उनके नजरिए समझने की कोशिश करेंगे। तेज बहादुर जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तेज बहादुर जी, आपको भी देश के तमाम सीएपीएफ जवान सुन रहे हैं, हालांकि आप खुद भी लोगों को सुनाते रहते हैं, लोगों से आप रूबरू होते रहते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन आपको हमने खास मकसद के लिए बुलाया, क्योंकि सीएपीएफ के लिए अभी के तारीख में जो है सबसे बड़ा दिल के नजदीक कोई मुद्दा है तो वो ओपीएस का है, जिसको कि लेकर वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कोर्ट में फैसला आ जाए उनके पक्ष में। तो अब सारी उम्मीदें उनकी 7 मई को है। तो आपको क्या लगता है ओपीएस के लिए जो ये मांग कर रहे हैं, चूंकि आप खुद बीएसएफ में रहे हैं, आप खुद पैरामिलिट्री में रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है कि ये बहुत ही जरूरी है। सीएपीएफ और जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इनकी ड्यूटी में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क है तो जो कहते हैं, सच्चाई है कि युद्ध के दौरान। अब युद्ध तो इतने वर्षों से 99 के बाद में कोई हुआ ही नहीं और शायद होगा भी नहीं। आज प्रोक्सी वार चल रहा है, युद्ध का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मेन अहम रोल तो सारा का सारा सीएपीएफ का ही है। जितने सीएपीएफ, सारी ड्यूटियां तो सीएपीएफ करती है। तो उनको पेंशन का जो ये मुद्दा है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन पीछे की सरकारों ने इस तरह का धोखाबाजी किया और अभी बीच में कभी कुछ ले आते हैं। दूसरा सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जैसे सिविल कर्मचारी है, जो अपने देश बंधु जी आपने जो कर रहे हैं एमओपीएस के नाम से जो संगठन है, वो तो जी। सड़कों पे भी आ जाते हैं, हड़ताल भी कर लेते हैं। लेकिन पैरामिलिट्री के जवान हैं, ये वो भी नहीं कर सकते बेचारे, इनके ऊपर पेन है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो इनका तो एक ही सहारा है कि जो इनके जो पूर्व के जो संगठन जो बने हुए हैं वही कुछ मदद करें। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि संगठन है, वो भी किसी पार्टी के पिछलंगू हैं और चंदा चोर बैठे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे। समस्या है, मेरे आने के बाद मुझे जो जानकारी मिली है वो यही है। ये तो आप बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। मतलब कि एक तो आदमी उम्मीद करता है कि एक संगठन हो उनका जो उनके लिए काम करे, उनके लिए आवाज उठाए। तो आप कह रहे हैं, क्या आपका कुछ अनुभव रहा है ऐसा क्या? तो इसको देखिए, हम इसी मेरा इस देश नजरिए से समझेंगे कि एक जी सीएपीएफ का जवान, मतलब देखिए ये बात तो सही कि नौकरी करते हो तो अपन बात उठा नहीं सकता, आंदोलन कर नहीं सकता। तो एक उम्मीद करे तो वो एक संगठन उसका कोई हो तो उससे करे। आप संगठन के बारे में जो कह रहे हैं कि वो मतलब पिछलग्गू बने हुए हैं। जी। देखो, मैं बताता हूँ। अर्ध सैनिकों सैनिकों का संगठन बना था एक, हम्म। जिसके कोऑर्डिनेटर हुआ करते रणधीर, जो अभी उसके मालिक बन के बैठे हैं। इसके अंदर 3-4 फाड़ हो गई, इनके 3-4 ग्रुप बन गए अलग अलग। अलग बनाया तो किसी और ने था, लेकिन बाद अच्छा। में उन्होंने कहा कि हम अफसरों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये वो काफी मुद्दे आए। और जब मेरा केस हुआ, जो ये मेरा जो वीडियो वायरल हुआ, उस समय ये संगठन सबसे ज्यादा चर्चा में आया। अच्छा। और जो इनके जो कोऑर्डिनेटर थे रणबीर सिंह, ये मेरी पत्नी बताती थी कि जब मेरा केस हुआ, ये सुबह 7 बजे रेवाड़ी पहुंच जाते थे गाड़ी लेके, और अच्छा। दिन भर यहीं रहते थे। हाँ, मीडिया के सामने जो भी चीज, मतलब कि मैं जनवरी में ये केस हुआ और जी। अप्रैल में मुझे नौकरी से बर्खास्त किया। तो इस जो 3 साढ़े 3 महीने के दौरान वो रेगुलर घर पे आते रहे कि हम इसके साथ हैं, हम ये पूरी लड़ाई लड़ेंगे। मीडिया के आगे जो भी बयान देना, तो एक चर्चा में आए, संगठन चर्चा में आए। और उनके पास बहुत अच्छा मौका था उस समय। अभी देश के लोग जानने लगे कि पैरामिलिट्री की समस्याएं उजागर होने लगी थी, जी। और उनको लोगों ने भरपूर चंदा भी दिया।
ऐसा नहीं है कि लोगों ने चंदा नहीं, जब जान पहचान होगी, संगठन का नाम होगा, तो जवानों ने चंदा भी बहुत दिया। अब मुझे नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं। इनके ही पूरों के साथी हुआ करते थे पूरन चंद आर्या, वो भी अपना संगठन चलाते। अच्छा। वो मेरे पास आए कि भाई हम जो आपकी मदद करेंगे और एडवोकेट वगैरह के जो भी आपको चाहिए हम हेल्प करेंगे। मैंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, मैं तो सिविल के बारे में जानता भी नहीं हूँ, आप मदद करें बड़ी अच्छी बात है। रणबीर ने कहीं उनके साथ फोटो देख लिया। अब मुझे नहीं अच्छा। पता इनकी आपसी क्या लड़ाई है। तो वो 10-12 दिन पूरनचंद आर्य ऐसे घुमाते रहे, उन्होंने कोई वकील वकील नहीं दिया। मैंने फिर इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि आप पूरनचंद आर्य से क्यों मिले? मैं कहा जी मैं तो अभी आया हूं, मैं किसी को जानता नहीं, मुझे क्या पता। मुझे ये पता है कि आप दो लोग संगठन चलाते हो। कहते हो नहीं वो तो अलग है। तो मैंने बात बातों में कहा कि जब आप किसी की मदद ही नहीं करते हो, जो सर्विस में रहते हुए आपको चंदा दे रहा है, और जब उसके ऊपर आन पड़ी है, उसकी नौकरी चली गई, और वो सामूहिक बात कर रहा है, व्यक्तिगत तो मेरी लड़ाई नहीं थी, पूरी पैरामिलिट्री की लड़ाई थी। उसकी मदद आप क्या करते? कह रहे ये हम कोई काम, ये काम नहीं करते, ये हमारा काम नहीं। तो मैंने उनको कहा इतना चंदा खा गए, इसका क्या होगा? फिर इन्होंने एक दिल्ली में रैली की, तो कुछ चंदा लोगों ने खाने मुझे कहा में आपके नाम पर चंदा वसूला गया था? उस टाइम पे संगठन का बड़ा नाम हुआ, पैरामिलिट्री का अर्धसैनिक बलों के नाम से जो इनका बड़ा नाम हुआ, हर टीवी डिबेट में सब जगह आते थे। मेरे परिवार मतलब के आप ही, साथ में दिल्ली अच्छा दिल्ली मतलब हाई आप ही कोर्ट के में भी बाद, हाजिर रहे। जी मतलब आपकी घटना के बाद, आपकी बर्खास्तगी के बाद जो है। जी अच्छा। हाँ, मेरी बर्खास्तगी के बाद ही तो ये संगठन जो है चर्चा में आए हैं सबसे ज्यादा, पैरामिलिट्री। जो अच्छा। रणबीर का जो संगठन था, ये उसके फिर बाद में तो मालिक ही बन के बैठ गए, इन्होंने अपने अधीन कर लिया पूरा संगठन, करता धरता अब यही है उसके। ओहो। और उसके बाद कुछ लोगों ने कहा जी। कि भाई नहीं कोई बात नहीं, ये बुजुर्ग आदमी है, इन्होंने जो कुछ बोल दिया, आप इस चीज को भूल जाओ, आप मदद करो, क्योंकि मैंने अपना वकील तो चंडीगढ़ में कर लिया था। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक इनका धरना प्रदर्शन था इसी पेंशन को लेके दिल्ली के अंदर, जी। उसमें मैं गया, तो इन्होंने वहां थाने के अंदर मेरी शिकायत दे दी, रणबीर सिंह ने। आपकी शिकायत दे दी? हाँ, ये आपकी? मेरी शिकायत ये दे दी क्योंकि मैं जैसे ही गया पहुंचा तो सारे लोग मुझे देख के मेरी तरफ आने लग गए, मंच से उठ उठ के तेज बहादुर आया, तेज बहादुर आया है। अच्छा। तो उस टाइम तो इनको बड़ा वो लगा कि ये अगर दी मंच पे आ गया तो मेरे को कोई नहीं पूछेगा, इनको ऐसा महसूस हुआ। इन्होंने पुलिस हाँ। में शिकायत दे दी कि यहाँ कोई भी विद्रोह हो सकता है, दंगा हो सकता है, इस व्यक्ति को ले जाओ, यहाँ से हटाओ। जबकि दिल्ली आप ही के नाम पर, जो आप ही के बर्खास्तगी के नाम पर इन्होंने आंदोलन चलाया, चंदा लिया, जो भी करना अपना संगठन को चमकाया है। जी हाँ। तो फिर मेरे को दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई आप इसे धरने में नहीं आ सकते। मैं जी किसने मना किया? कहे कि रणबीर सिंह ने हमें लिखित में शिकायत दी है। मैं कहा जी मैं एक डिसिप्लिन वाला आदमी हूँ, अगर आप कहते हो मैं आपके साथ चलता हूँ। हालांकि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया, मैं उनके साथ चला गया, हम दूर जाके बैठ गए, सब बातें सुनते रहे इनकी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, भाषण वगैरह सुनते रहे। क्योंकि हमने तो ये कि भाई पैरामिलिट्री मुद्दों की लड़ाई है, हम बीच में विरोध करें अच्छा नहीं लगता, ये सभी के हक की लड़ाई है, जो भी लड़े अच्छी बात। तो इस तरह के अगर भी संगठन होंगे, तो अब ये बताइए पैरामिलिट्री को मिलेगा कहाँ से, क्या मिलेगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरों को भी ये काम भी नहीं करने देते ये लोग, जो करना चाहे कि नहीं वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। फिर सबसे मैं मानता हूं कि कोई भी संगठन है उसको निष्पक्ष होना चाहिए, वो किसी पार्टी पक्ष का नहीं होना चाहिए। जी। जो आपकी हक की लड़ाई लड़े उसके मदद लो, ये नहीं कि आप अपनी टिकट लेने के चक्कर में इधर उधर घूमते रहे हो। तो ये बड़ी समस्याएं आई थी। तो मतलब ये तो बात सही कि अगर हम सीएपीएफ के लिए अगर पारा मिलिट्री के लड़ रहे हैं, तो फिर तो ये किस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कि कहाँ से ये टिकट के लिए? ये पीछे हरियाणा का विधानसभा चुनाव था। अच्छा। अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, पहले तो मुझे इतनी जानकारी मैंने जानबूझ के नहीं ली, चलो उनका व्यक्तिगत मामला है, कहीं भी रहे। तो दीपेंद्र नहीं सॉरी, विधानसभा लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा अपने यहाँ से रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। तो मेरा भी उनसे परिचय है, दीपेंद्र हुड्डा जी से अच्छा। तो कुछ लोगों ने कहा कि कोसली की जो सभा है उसके अंदर आप भी सम्मिलित हों। मैं कहा जी ठीक है। मैं कोसली के जो मंच की सभा थी उसके अंदर स्टेज पे था, तब इन्होंने दूर से कहीं मेरे को देखा, रणबीर सिंह ने मुझे देखा।
और इनको दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से गाड़ियां गुड़ियां कुछ मिली हुई थी साथ में घूमने के लिए। कहा हो अच्छा। हमारे पैरामिलिट्री के शेर आ गए, ये है। मैंने कहा जी सिर्फ इसलिए कह रहे हो ना, मैं मंच पे बैठा हूँ, आप नीचे खड़े हो। हम्म। तो मुझे लगा कि ये जो है दीपेंद्र हुड्डा के ही जो है प्रचार प्रसार में रेगुलर ये घूमते रहे हैं। लेकिन मेरा इलाका था, उन्होंने कहा मैं तो इसलिए गया, लेकिन मैं तो किसी पार्टी, क्योंकि मैं समाजवादी आदमी हूँ, मैं तो यहाँ पार्टी से किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूँ। मैं तो सीधा कहता हूँ समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ, आज भी समाजवादी हूँ। अच्छा, आप समाजवादी से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं तो समाजवादी पार्टी शुरू में ही जो बनारस का जो लोकसभा चुनाव, उसके बाद से रेगुलर समाजवादी से ही जुड़ा हूँ। मैंने कोई पद नहीं लिया क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन समाजवादी हूँ। अच्छा। भाई विचारों से समाजवादी हूँ, पार्टी से तो जुड़ा ही हूँ, और विचारों से भी मैं समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। तो चलिए, हम तो पारा मिलिट्री पे ही बात करते हैं। तो आखिर एक पारा मिलिट्री का जवान करे तो क्या करे? वो देखिए, सेवा में वो मुंह खोल नहीं सकता। सेवा से जब बाहर आता है आपकी तरह, तो वो देखता है कि जो उसका एसोसिएशन है, जिससे वो उम्मीद करता है, वो उसको ठग ले जाता है। तो आखिर पारा मिलिट्री के जवान को क्या करना चाहिए ऐसे हालत में? नहीं, इसका सबसे बड़ी चीज तो मैं तो ये कहता हूँ, जो पैरामिलिट्री के जवान हैं उनके परिवारों को जरूर पहल करना चाहिए। अच्छा। उनकी जैसे वाइफ पत्नी है, उनके बच्चे हैं, भाई हैं, जिनके माता पिता हैं, उनको ये पहल करनी चाहिए। क्योंकि आखिर वो इस कष्ट और परेशानी में है, भगवान ना कहे कल को कोई बात हो जाती है, कुछ हो जाती है, उसका सारा बेनिफिट तो परिवार को ही मिलना है ना। और तब तक तो वो है इस क्या दुनिया में, करे? तो परिवारों को परिवार आगे वाले, आना चाहिए। मतलब परिवार क्या करे? देखो आज के वर्तमान समय में तो मैं सभी परिवारों से, पैरामिलिट्री के जितने भी परिवार हैं, उनसे ये कहता हूं, जो सत्ता में बैठी सरकार है उसका वोट की चोट से विरोध करो। आप एक फौजी आदमी के ऊपर 4 परिवार निर्धारित करते हैं, उसका खुद का परिवार, उसका ससुराल का परिवार, उसकी बहनें हैं, भाई हैं, वो सब आश्रित है उसके ऊपर। तो हम्म। एक ये ना समझे कि एक जो सैनिक को 13 लाख की पैरामिलिट्री है तो बहुत कम है, बहुत कम नहीं है। उसके पीछे प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 10-12 वोट होता है। ये बहुत बड़ी चोट की जा सकती है। वो परिवार इस चीज का अलाउंस करे कि भाई अगर भी हमें पुरानी पेंशन लागू नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम जो सरकार का बहिष्कार करेंगे, हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे। देखो 15 दिन के अंदर सरकार घुटनों के बल आएगी और कहेगी भैया हम आपको दे देते हैं, क्योंकि देश में सिर्फ वोट की राजनीति होती है। नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि जहां किसी भी पार्टी को आप उसको वोट का हिसाब समझा दीजिए कि ये करने से फायदा होगा, और ये बता दीजिए कि ये करने से नुकसान होगा, तो तुरंत पार्टी लाइन पे, पार्टी और नेता सब लाइन पे आ जाएंगे। और देखो सही मैंने बात है। हालां देखो मैं आपको एक, मैंने हालांकि बहुत कम काम किया, लेकिन फिर भी मेरे से जितना होया मैंने अपना व्यक्तिगत, मैं केजरीवाल जी जब सीएम थे इनसे मिला आने के बाद, इन्होंने कहा जी मुझे पद नहीं चाहिए, अगर भी आप कर सकते हो, आपके हाथ में है तो पैरामिलिट्री के लिए कुछ करिए। हम्म। तो इन्होंने कहा क्या आपने कहा? करना है, तो मैंने कहा मैंने आपको मुद्दे लिख के देता हूं। मैंने इनको मुद्दे लिख के दिए थे, मेन मेन, भाई केजरीवाल जो जी को? आप दिल्ली में कर सकते हो। अच्छा। भाई एक शहीद परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दीजिए, हम्म। उसके बीवी बच्चे परिवार को जो सरकारी आवास दीजिए, आजीवन उसकी पढ़ाई का खर्चा दिल्ली सरकार उठाए। इतना तो मैं आप कर ही सकते हो, दिल्ली आपके अधीन आता है। हम्म। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं कर सकता हूं, और उन्होंने विधानसभा में बिल पारित करके लागू किया। अच्छा। अब मैं ये कहता हूं, इतने दिन से ये संगठन बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं गए? मैं जी, अकेला सवाल तो है। व्यक्ति दिल्ली में करवा सकता हूं, तो बाकी संगठन अगर जाएं और मजबूती से उसको समझाएं कि हमारा इतना बड़ा वोट बैंक है। मैंने उनको यही समझाया कि पूरा वोट बैंक आपकी तरफ जाएगा अगर आप उनके हितों की रक्षा करोगे। और यूपी का चुनाव था, उस समय जो है अखिलेश जी के पास मैं ही गया था। मैंने कहा जी अगर भी आप चुनाव जीतते हो तो पैरामिलिट्री के लिए क्या करोगे? हम्म। उन्होंने कहा कि आप अपने मुद्दे लिख के दीजिए, जो मेरा शपथ पत्र होगा, संकल्प पत्र जो भी हम घोषणाएंगे, उसके अंदर आपके सारे मुद्दे हम डाल के देंगे। और उन्होंने उस चीज को घोषणा की थी कि हम ये चीजें पैरामिलिट्री और यूपी पुलिस के लिए भी उन्होंने कहा था, जो भी सैनिक, तीनों सेनाएं, पैरामिलिट्री, यूपी पुलिस, यहां तक कि उन्होंने कहा कि हम होम गार्ड को भी देंगे। जो सुविधाएं दिल्ली
गवर्नमेंट ने घोषणाएं की वो सारी घोषणाएं हम हमारे यहाँ लागू करेंगे, क्योंकि उनको भी बैठ के यही समझाया कि सबसे ज्यादा अगर सीएपीएफ के जवान है तो उत्तर प्रदेश से हैं। बिल्कुल तो संगठनों से मेरे यही है कि आप प्रतिनिधि कर रहे हो तो कम से कम किसी जाके मिलिए, आप जो आपकी बात माने उसको समझाइए कि जी ये समस्याएं हमारी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर अगर पार्टी को और या नेताओं को अगर हम वोटों का हिसाब समझा दें कि इससे फायदा होने वाला और इससे नुकसान हो सकता है, तो पार्टी और नेता खुद ब खुद लाइन पे आ जाएंगे। और ये बड़ा सवाल है जिसका कि जवाब आपने देने की कोशिश की। नेताओं को और पार्टियों अगर उनको वोट का हिसाब समझा दिया जाए कि वोट का फायदा इससे होगा और यहाँ पर वोट का नुकसान होगा, तो नेता और पार्टी लाइन में। जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि अब एक फौजी करे तो क्या करे, अगर वो सेवा में रहे तो वो आवाज नहीं उठा सकता, और जब सेवा से बाहर आए तो जिस संगठन से उसे उम्मीद रहती, संगठन जैसा कि आपके केस में हुआ, उसी को वो धोखा दे देता है। तो ऐसे में परिवार वालों को, उनके रिश्तेदार को आगे आना चाहिए, जो कि एक तरह का जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर जो है दबाव बना सके। तो चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे क्रमवार ढंग से, चूंकि आपकी समस्या एक पैरामिलिट्री की समस्या एक दो तो है नहीं कि एक वीडियो में खत्म हो जाए, तो इस पर हम चर्चा क्रमवार ढंग से करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तेज बहादुर जी। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।